Welcome of all viewers, all students. Today I want to discuss a new chapter of class 9th which may be related all any of the world. This chapter name is work power energy. This is most important chapter and this chapter is closely related to our daily life. Okay? In this chapter first we will discuss about the work. ठीक है बच्चों, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये तीनों वर्ड, these words are commonly used in our daily life, and these all the three words are interrelated to each other, एक दूसरे से रिलेटेड है. जनरली अगर हम देखें तो होल डे में हर व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी में लगा होता है. दिन में अनेक ऐसे टास्क हमारे लाइफ में आते हैं जो हमें करना पड़ता है. तो कोई भी वर्क, कोई भी टास्क अगर हम करते हैं तो टास्क को एक्ट करने में, वर्क को करने में सम एनर्जी हैज रिक्वायर्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड है. हम लोगों का चलना, ये भी एक वर्क है. कोई वर्क करना, कोई कार्य करना, वो भी एक वर्क है. राइटिंग, ये भी एक वर्क है. लर्निंग, ये भी एक वर्क है. ठीक है, बहुत सारे वर्क हैं. प्लोइंग इन द फील्ड, ये भी एक वर्क है. साइकिलिंग करना, ये भी एक वर्क है. किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, ये भी एक वर्क है. तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वर्क्स डेली लाइफ में हम देखते हैं और करते हैं. ठीक है, लेकिन एक चीज ये बेसिक है कि कोई भी टास्क एक्ट करने के लिए, कोई भी वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी आवश्यक है. एनर्जी बहुत जरूरी है. और कहीं कहीं तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी क्या है, ये स्टोर्ड वर्क है. या फिर हम ये कहते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में होता है. इसलिए ये इंटर रिलेटेड वर्क हो, इंटर रिलेटेड वर्ड है. ठीक है, एनर्जी और वर्क ये इंटर रिलेटेड वर्क है. ठीक है, वर्क से एनर्जी गेन होती है या एनर्जी से वर्क परफॉर्म होता है. दोनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. ठीक है, एनर्जी के लिए हम वर्क करते हैं और जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम वर्क करते हैं. ठीक है, एनर्जी होगी तभी वर्क करेंगे और वर्क करेंगे तभी एनर्जी आएगी. दोनों चीज बिल्कुल इंटर रिलेटेड है. इनको बहुत क्लोजली समझने की आवश्यकता है. बात समझ में आ रही है बच्चों? तो एनर्जी के बगैर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं. अगर हमें भोजन करने के लिए थाली से अगर हमें भोजन उठा के अपने मुंह में रखना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. अगर हमारे हाथों में एनर्जी नहीं स्टोर होगी, अगर हमारे हाथों में एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो हम कोई चीज उठा नहीं सकते. ठीक है, तो अब एक चीज ये ध्यान रखना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि स्मॉल वर्क करने के लिए, लिटिल वर्क करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और डिफिकल्ट टास्क करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो एनर्जी मस्ट है. एनर्जी के बगैर हम वर्क नहीं कर सकते. और जो लिविंग बीइंग्स हैं
उनको एनर्जी कहां से मिलती है? तो एनर्जी का चीप सोर्स है फूड, भोजन। भोजन से हमको सफिशिएंट एनर्जी मिलती है। फूड इज द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग। वो चाहे एनिमल हो, वो चाहे बर्ड्स हो, वो ह्यूमन बीइंग्स हो, कुछ एनिमल के लिए एनर्जी का जो चीप सोर्स है वो फूड है। यानी फूड जो है हमारी वर्किंग के लिए एक प्रकार से फ्यूल का काम करता है, एक ईंधन का काम करता है। तो फूड हमें रिच क्वांटिटी में लेना चाहिए, जिसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के को वर्क करने के लिए आवश्यक हैं, और ये डिफरेंट सोर्सेज जो फूड के फॉर्म में हम लेते हैं वहां से हमारी बॉडी को मिलते हैं। ठीक है ना? तो अब जो वर्क की बात हम कर रहे हैं, वर्क का जो बेसिक डेली लाइफ में जनरली जो हम यूज करते हैं, हर टास्क को हम वर्क के नाम से बताते हैं, लेकिन साइंटिफिक व्यू इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। साइंस हर चीज को वर्क नहीं मानता। साइंस एक नॉर्म बना रखा है साइंस ने कि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वर्क डन होगा, अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं कि वर्क डन का नॉर्म क्या है। तो साइंस कहती है कि हम वर्क डन तब मानते हैं जब कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है और इस सरफेस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और इस फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉडी डिस्प्लेस होती है। ठीक है? इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज कर लीजिए कि ये x1 पोजीशन में है और ये x2 पोजीशन में आ जाती है। कुछ डिस्प्लेसमेंट इसमें अकर होता है। ठीक है? तो जब बॉडी पे फोर्स लगाया गया और उस फोर्स के कारण बॉडी डिस्प्लेस हो गई अपने इनिशियल प्लेस से, तो साइंस कहती है देयर इज वर्क डन, कंप्लीटेड। यहां वर्क हुआ है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर वर्क नहीं हुआ। जैसे कोई आदमी वॉल पर फोर्स लगा रहा है, घंटों फोर्स लगा रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स लगा रहा है, बट बॉडी में फॉर यू कैन से दैट wall does not displaced, then science said that there is no work done। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई वर्क वहां पे नहीं हुआ। या फिर आप अपने सर पे 50 केजी का या 20 केजी का एक वेट ले लीजिए और वेट लेकर के आप 30 मिनट तक एक सिचुएशन में खड़े रहिए, या फिर 10 कदम आप जो है 100 मीटर डिस्प्लेस हो जाइए। तो ऐसी स्थिति में साइंस कहती है देयर इज नो वर्क, आपने कोई कार्य नहीं किया। ठीक है? लेकिन ये वर्क डन जो है कैसे नहीं है, वर्क डन कंसीडर नहीं हो रहा है, क्यों? तो इसको अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि इसको हम वर्क डन क्यों नहीं मानते। ठीक है? तो अब यहां पर वर्क डन को अगर हम डिफाइन करें तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्स ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स। जो फोर्स हमने लगाया उस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन डिनोट करेगा।
बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे से इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग मैटर है। तो वर्क डन को आप बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हो, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, और दूसरे लैंग्वेज में कहें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। इन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क डन कहते हैं बेसिकली। तो इनको डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट जब दिखाएंगे तो इन दोनों में वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में जब डॉट लगा देते हैं तो इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर इसके बीच में हम क्रॉस का साइन यूज कर देते हैं तो ये दो वेक्टर का क्रॉस टू प्रोडक्ट कहलाता है, लेकिन हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, डॉट लगाएंगे इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो और अगर हम इसको हटा देते हैं, सिंपली अगर कहें W = Fs, तो यहाँ पे डॉट की बात है, यहाँ स्केलर क्रॉस की कोई चीज नहीं, सिंपली आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द फोर्स। ये हो गया। और इस हिसाब से ये जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिनोट करेगा, तो उसको वर्क को हम बेसिकली क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x1 से x2 तक पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट s हुआ, फोर्स हमने F लगाया है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ही केवल हम W = Fs लिख सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हमने आपको बताया कि वर्क डन की परिभाषा क्या है, तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसका अगर हम ऐसा मान ले कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के किसी अदर डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ना होकर के फोर्स से अलग किसी डायरेक्शन में हो रहा है, उस कंडीशन में फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर ये सरफेस पे m किलोग्राम की कोई बॉडी है और इस m किलोग्राम की बॉडी पर कोई फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जब फोर्स लग रहा है तो ये है इस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम यहां देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और फोर्स की डायरेक्शन में एक एंगल बन रहा है, हमने सपोज कर लिया थीटा, तो लेट थीटा बी एन एंगल between applied force and displacement। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो इसका वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए जो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे या रिजॉल्व करेंगे। तो एक इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे F sin थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा
इसको हम लिखेंगे cos थीटा। तो जो F cos थीटा है इसको हम लिखते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और जो अपवर्ड लग रहा है F sin थीटा इसको हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये कंपोनेंट कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये कौन सा है? अप्लाइड कंपोनेंट। अप्लाइड कंपोनेंट, अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वर्टिकल कंपोनेंट के अपोजिट भी एक फोर्स काम करेगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको वेट ऑफ बॉडी कहते हैं। तो ये दोनों जस्ट इक्वल होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नल इफेक्ट दिखाएंगे, कोई प्रभाव इनका बॉडी पर नहीं पड़ेगा। F cos थीटा ही केवल एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी पर इफेक्ट करेगा और बॉडी को सरफेस की डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस करेगा। तो जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला हमारा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। अब फोर्स क्या है? फोर्स है F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या है? S। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? Fs cos थीटा। कहने का मतलब इस फार्मूले को अगर गौर से देखें तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एनी बॉडी, दिस वर्क डन डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और एक एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ये 3 चीजें हैं, इन तीनों का ज्ञात होना हमें जरूरी है। ठीक है, तभी हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 फार्मूले हमने वेक्टर फॉर्म में, एक आपको बता दिया कि W का जो है स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्म ये है और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी ये क्या है? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल, या फिर ऐसा कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement and into displacement। ये 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, क्या क्या है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है, उस फोर्स के कंपोनेंट को और इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। तो वर्क डन का वेक्टर फॉर्म ये फार्मूला है और ये सिंपल या जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इनकी डिपेंडेंसी के अनुसार वर्क डन की टाइप्स। टाइप्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन सिंपली आप ये देख लीजिए कि फार्मूला हमारे पास क्या है? W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, मेन चीज वर्क डन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एक फैक्टर जरूर याद रखना हमको पड़ता है कि वर्क डन बाय व्हिच, किसके द्वारा वर्क डन की बात की जा रही है, किस टाइप के फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, लीनियर फोर्स हो गया, जो भी बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी है कि फोर्स के अलोंग, ग्रेविटी के अलोंग फोर्स लग रहा है, क्या है? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
पहली कंडीशन हम ये देखते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये आपका हो गया, ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स F लगाया जा रहा है और फोर्स के डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 पोजीशन में हो गया है और ये डिस्प्लेसमेंट s के इक्वल है। तो यहां दोनों एक डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो थीटा जब 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लर्न रखिए इसको। तो वर्क डन हमारा हो गया Fs cos 0 मींस Fs into 1, W is equal to product of force magnitude and magnitude of displacement, दोनों के प्रोडक्ट से वर्क डन सीधा सीधा निकल आएगा। और दिस टाइप ऑफ फोर्स is called positive force, is called positive, sorry, positive, this type of work done, not a force, work done is called positive work done। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे। और cos 0 पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये 1 मैक्सिमम आया है तो दिस इज मैक्सिमम वर्क डन। जब भी मैक्सिमम वर्क डन की बात की जाए कि मैक्सिमम वर्क डन कब प्राप्त होगा, तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के केस में, यानी फोर्स और वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने की कंडीशन में वर्क मैक्सिमम मिलेगा और वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क क्या होता है, when we applied force on body due to which body displaces in the opposite direction of applied force, and we say that work is negative। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये कोई बॉडी है और इस पर कोई फोर्स इधर अप्लाई किया गया है, फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी F toward this। When the body moves in the direction of force, फोर्स की डायरेक्शन में जब ये बॉडी मूव करती है तो ये जो सरफेस है, सरफेस के और बॉडी के कांटेक्ट सरफेस पर इस डायरेक्शन में अपोजिट टू द मोशन एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो जब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो यहां पर वर्क डन दो तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स एंड दूसरा है वर्क डन अगेंस्ट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स वो हमने आपको बताया पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट ये x1 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस और इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो s है, ठीक है। तो अब Fs की अगर हम बात करें तो Fs किधर काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारा है Fs cos थीटा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है,
cos 180 की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा है -1 होता है, जो कि मिनिमम वैल्यू है cos थीटा की। तो इसको रखेंगे तो f इक्वल टू क्या हो गया, -fs विच इज नेगेटिव वर्क। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये नेगेटिव हो गया, यानी और दिस इज मिनिमम फोर्स वर्क, मिनिमम वर्क डन, ये कहलाएगा। तो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है सेम उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क पॉजिटिव होगा और वर्क मैक्सिमम होगा। और जब वर्क डन इस प्रकार हो रहा है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा और दिस इज कॉल्ड मिनिमम वर्क डन। ठीक है, मिनिमम वर्क, क्योंकि हमने बताया cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये हो गया वर्क। अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, और इस स्ट्रिंग पर कोई m मास की बॉडी है जो इसी से कनेक्ट है, या कोई आदमी इस रस्सी को पकड़कर लटका हुआ है और वो धीरे धीरे डोरी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है और फोर्स का काम कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टेंशन ऊपर की ओर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर काम कर रहा है, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो यहाँ भी ये अगेंस्ट, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, तो ये भी नेगेटिव वर्क का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्क डन जीरो कब होता है। वर्क डन कब जीरो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन विच कंडीशन वर्क इज जीरो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने आपको बताया कि वर्क का फार्मूला होता है Fs cos थीटा, मींस वर्क डन जो है वो एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और तीसरा ये थीटा पर डिपेंड करता है। वर्क 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ F इक्वल टू 0 देन वर्क इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमने कोई वर्क फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वर्क डन जीरो। जैसे अगर हम कहें कि एक दरवाजा है और उस दरवाजे को आप खोलिए, पुल करिए अपनी तरफ, तो अगर हम सुन करके और खड़े हैं केवल, उस दरवाजे पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फोर्स लगाया ही नहीं, जब फोर्स ही नहीं लगाया तो वर्क होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये हो गया F इक्वल टू 0 व्हेन वी डज नॉट अप्लाइड एनी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड, तो जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा और यहाँ वर्क डन 0 होगा। सेकंड कंडीशन ये हम देखते हैं कि अगर हम फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वहां भी वर्क 0 होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई वॉल है, वॉल को हम बहुत फोर्स लगा रहे हैं, बहुत देर तक फोर्स लगा रहे हैं, इवन हम थक गए हैं, लेकिन इसके बावजूद दीवार जो है वो अपनी ही जगह पे है,
कोई डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं हुआ है, तो हम यद्यपि बहुत थक गए हैं, फिर भी यहाँ पे साइंस कहती है देयर इज नो वर्क। ठीक है, तो वर्क जीरो हो गया। दो कंडीशन हमने आपको बता दिया। तीसरी कंडीशन हम आपको बता रहे हैं जो थीटा पे डिपेंड करता है। इसमें एक और केवल एक कंडीशन थीटा पे ये डिपेंड करती है कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो cos 90, थीटा की वैल्यू 90 है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 90 जीरो होगा। और जब cos 90 जीरो होगा तो fs cos 90 रखेंगे तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो। तो ऐसी कंडीशन भी जो है ये वर्क डन जीरो दिखाती है, जिसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल आप लोग पढ़े हुए हैं या जानते भी होंगे कि जब कोई कुली अपने सर पे कोई लगेज रखता है, 50 केजी 40 केजी का कोई वेट रखता है और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके बॉडी पे यानी हेड पे जो बॉडी का वेट है जिसको उसने सर पे रखा है उसका वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या वेट कहते हैं। और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है। और वर्क जो वेट है वो वर्टिकल काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहाँ वर्क डन बाई द पोर्टर है, कुली के द्वारा जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो बिल्कुल जीरो है।